करते। तो आइए सुनते हैं आज एक तजस्सुस और इसरार से भरी सनसनीखेज दास्तान। उस पहाड़ी इलाके में मेरी तैनाती हुए चंद रोज ही गुजरे थे। मैंने सोचा यही था कि पहले खुद जाकर जगह देख कर आऊँगा, फिर घर का इंतज़ाम करके बीवी बच्चों को साथ ले जाऊँगा। उस रोज़ सुबह 11 के लगभग हम चले थे। ड्राइवर का घर पिंडी में था। उसने कहा, साहब अगर आप थोड़ी तकलीफ़ करें तो पिंडी से आगे गाड़ी खुद ले जाएं। आज ही घर से फ़ोन आया है कि मेरे वालिद साहब अस्पताल में दाखिल हैं। मैं उनसे मिल लूँगा और सुबह ही निकल खड़ा हूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। वो काफ़ी परेशान था, मुझसे बात करके मुतमईन हो गया। पिंडी शहर में दाखिल होकर उसे मरी रोड पर उतारा और ख़ुद आगे चल पड़ा। रावलपिंडी से ही हल्की हल्की बूंदाबांदी जारी थी, जो वक्तन फ़वक्तन तेज़ बारिश में तब्दील हो जाती थी। मैं अपने मतलूबा मुकाम की हदूद में पहुंचा तो ज़रा चौकन्ना होकर ड्राइव करने लगा, क्योंकि मालूमात के मुताबिक टावर हाउस से मुत्तसिल करीबी आबादी में ही वो रेस्ट हाउस था जहां मुझे पहुंचना था। टूटी फूटी चढ़ाई चढ़ती सड़क का एक बड़ा मोड़ मुड़ते ही दूर से मुझे टावर हाउस दिखाई दिया, जिसके साथ साथ चौड़ी ईंटों की बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, जिस पर लगी मध्यम रोशनियाँ अचानक तेज़ हो जाने वाली बारिश में मज़ीद मध्यम दिखाई दे रही थी। मैं सुनसान वीरान सड़क पर तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता जा रहा था कि मुझे दूर से ऐसे लगा कि जैसे बाउंड्री वॉल के आगे लगे सफ़ेदे के लंबे लंबे दरख्तों की लाइन के साथ कोई औरत खड़ी है। औरत के चमकीले कपड़े गाड़ी की लाइट्स पड़ने से गाहे बगाहे चमक रहे थे। गाड़ी मज़ीद नज़दीक हुई तो लगा कि उसके साथ 4-5 साल का बच्चा खड़ा है, इस तरह के जैसे उस औरत की ओट में हो। मैंने गाड़ी की स्पीड थोड़ी आहिस्ता की। मेरा पहले ख्याल यही था कि उस औरत पर ज़रूर कोई आफत आई है जो यूं बरसती बारिश में बच्चे के साथ खड़ी है। इसी असना में गाड़ी बिल्कुल उसके करीब आ गई। लम्हे के 1000वें हिस्से में मैंने देखा कि वो औरत आम औरतों से कद में दुगनी ऊंची लंबी थी। उसके गहरे मेकअप वाले चेहरे पर अजीब सा तासुर था। पुतलियों जैसी शक्ल पर आंखें ऐसी फटी फटी थीं कि मुझे कुछ समझ नहीं आया, सवाए इसके कि मैंने बजाय रोकने के गाड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ा दी। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। ज़रा सा आगे जाकर मैंने बैक व्यू मिरर में देखा, वो औरत वहाँ नहीं थी। खौफ की सर्द लहर रीढ़ की हड्डी में सरसराने लगी। मैंने गाड़ी आहिस्ता करते करते बिल्कुल रोक दी और गौर से पीछे देखा। सुनसान अंधेरी सड़क और टावर हाउस की धुंधली लाइटों में बरसती बारिश के सिवा कुछ भी न था। मैंने सोचा मेरी आंखों को धोखा नहीं हो सकता। उसने नीले कपड़े पहने थे और दुपट्टा और कमीज तो जर्क बर्क चमक रहे थे। लम्हों में वो कहाँ जा सकती है? उन तवील दरख्तों के अलावा इर्द गिर्द सिर्फ नीची नीची झाड़ियाँ थीं। अगर कहीं मुड़ती तो जाती दिखाई तो देती। मैंने सर झटका और गाड़ी आगे बढ़ा दी। आगे मज़ीद चढ़ाई आती जा रही थी और सरकारी गाड़ी के कुल पुर्जे चिल्लाने लगे थे। मैंने ध्यान कच्चे पक्के रास्ते पर मरकूज़ किया। 10-15 मिनट की चढ़ाई के बाद सड़क निस्बतन हमवार हो गई थी। बारिश तो अब बूंदाबांदी की शक्ल इख्तियार कर गई थी, पर सर्दी में एकदम इजाफा हो गया था। मैंने सिगरेट सुलगाया ही था कि आगे आते अंधे मोड़ को देखकर स्टीयरिंग को तेज़ी से घुमाया। उस वक्त मुझे लगा कि जैसे पीछे कांच की चूड़ियाँ खनकी, जैसे कोई संभलने को जल्दी से हैंडल पकड़े। मैंने गैर इरादी तौर पर पीछे शीशे में देखा। पीछे क्या होना था? मैंने अपना वहम समझते हुए सर झटका और वहाँ मौजूद एक बोर्ड पर लिखा धुंधला नाम पढ़ने की कोशिश करने लगा। आगे छोटे छोटे खोखों में लालटेन की मध्यम रोशनियाँ देखकर समझ गया कि यही वो छोटा बाजार है जहाँ से गुजरकर सीधे हाथ मुड़कर रेस्ट हाउस होना था। 8-10 दुकानों के बाद वाकई रास्ता दाहिने हाथ मुड़ने लगा तो मैंने शुक्र किया कि पहाड़ी इलाकों में भटकना काफ़ी मसाइल पैदा कर सकता है। ये रास्ता थोड़ा सा आगे गया और फिर स्लाइडिंग छतों वाली बड़ी इमारत के करीब आकर ख़त्म हो गया। बड़ी पार्किंग में रेस्ट हाउस का नाम लिखा था। मैंने गाड़ी पार्किंग में लगाई और अंदर चला गया। अंदर मोहम्मद हुसैन मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। सलाम दुआ के बाद वो मुझे मेरा कमरा दिखाने ले गया। पहली नज़र ही में मुझे कमरा बहुत अच्छा और आरामदेह लगा। मैंने मोहम्मद हुसैन को गाड़ी की चाबियां पकड़ाते हुए गाड़ी से सामान निकालने को कहा और ख़ुद नहाने के लिए गुसल खाने में चला गया। मैं नहाकर बाहर निकला तो मोहम्मद हुसैन सेंटर टेबल पर खाना रख रहा था। तुमने खाना खा लिया क्या? जी साहब, मैं तो ज़रा जल्दी ही खाना खाता हूँ। मैंने गाड़ी से सब सामान निकाल कर अलमारी के पास रख दिया है। फाइलें साइड टेबल पर। और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दें। बस नहीं, 15 मिनट तक आकर बर्तन ले जाना। साहब कोई चाय या कॉफ़ी वगैरह? नहीं, बस खाना खाकर आराम करूँगा।
मैंने खाना खाते ही फाइलें उठाई। नींद से बुरा हाल था, पर मैं नए ऑफिस के लिए थोड़ा सा होमवर्क करना चाहता था। मोहम्मद हुसैन थोड़ी देर के बाद बर्तन उठाकर मेज़ पर कपड़ा लगाकर चला गया। मैंने फाइलें समेटकर साइड टेबल पर रखी और लेटते ही नींद की वादियों में उतर गया। सुबह खिड़कियों से आती सूरज की रुपहली किरणों ने मुझे बेदार किया। गुस्ल और शेव से फारिग होकर अपने सामान में कुछ ढूंढ रहा था कि अपनी अटैची के पास पड़ी चूड़ियाँ देखकर मैं ठिठक गया। कम से कम दर्जन 1.5 दर्जन चूड़ियाँ अटैची के पास पड़े बैग के ऊपर पड़ी थीं। ये मेरे सामान में चूड़ियाँ कहाँ से आ गईं? मैं अपने आप से पूछ रहा था। फिर सोचा हो सकता है कमरे में पहले से पड़ी हो, पर मेरे बैग के ऊपर। मैंने किचन में इंटरकॉम करके मोहम्मद हुसैन का पूछा। पता चला कि बाजार गया हुआ है। चलो ऑफिस से वापसी पर पूछ लूँगा। ऑफिस एक बहुत ही खूबसूरत इमारत के अंदर था। मुझे अम्मी और रेहाना का ख्याल आया कि वो लोग यहाँ आकर बहुत अच्छा महसूस करेंगी। ऑफिस में कब 3 बजे पता ही नहीं चला। स्टाफ भी अच्छा था, ख़ास तौर पर निसार के साथ तो पहले दिन से ही गाड़ी छनने लगी। मैंने 1-2 लोगों से घर ढूंढने के बारे में बात की। सब ने यही कहा कि अभी रेस्ट हाउस में रुकें, कुछ घूमें फिरें, ऐसी जल्दी भी क्या है, वैसे भी यहाँ घर बआसानी मिल जाते हैं। ऑफिस से उठा तो 1-2 कोलीग्स के साथ करीबी मार्केट गया, ज़रूरत की कुछ चीज़ें खरीदी। इसी अस्ना में सब ने रात के खाने का प्रोग्राम बना लिया। मार्केट से करीब ही एक पहाड़ी पर खूबसूरत सा रेस्टोरेंट था। सब ने कहा कि यहाँ का खाना बहुत उम्दा होता है। पहाड़ी इलाकों में रात बड़ी जल्दी उतर आती है। वो तो माहौल इतना खूबसूरत था और वाकई खाना इतना लजीज था कि बातों में वक्त का पता ही नहीं चला। वापसी में मुझे खासी देर हो गई। रेस्ट हाउस पहुँचा तो सर्दी खासी भर चुकी थी। मैंने किचन में बेल देकर बता दिया कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। कपड़े वगैरह बदल कर थोड़ी देर आतिशदान के पास बैठा। आग की हिद्दत ने बड़ा सुकून दिया। मैंने लाइट ऑफ की और बेड पर चला गया। मैं काफ़ी गहरी नींद में था जब मुझे लगा कि बेड थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलता है, जैसे कोई करवट ले। फिर ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे पाँव के रुख लेटा हुआ है। मेरा जहन थोड़ा सा जागा। मैंने पाँव थोड़े से समेटे तो वो लेटे हुए के कमर या कंधों से टकराए। अब मैं पूरी तरह से जाग गया। मैंने हिले जुले बगैर महसूस किया कि मेरी बाईं जानिब कोई करवट लिए हुए बिल्कुल आराम से ऐसे सो रहा था कि उसके बदन की नरमी मुझे बिल्कुल साफ महसूस हो रही थी। पता नहीं क्यों पर लम्हे के 1000वें हिस्से में इदराक हुआ कि वो कोई औरत है। ये हकीकत है कि मैं तकरीबन उछलकर बैठ गया और तकिए के पास से अपनी टॉर्च टटोलने लगा। वो वक्त लोड शेडिंग का नहीं था, लेकिन दूर अफ्तादा पहाड़ी इलाकों में ये तरीका आम था कि दिन हो या रात लाइट 3-4 घंटे को इकट्ठी चली जाती थी। लिहाजा रात को लोग टॉर्च या मोमबत्तियाँ माचिस पास रखा करते थे। मैंने टॉर्च रोशन की। मेरे कंबल के अंदर लेटे वजूद में कोई हरकत ना हुई। मैं घबरा कर उठा और स्विच बोर्ड तक एक जिस्त में पहुँचा। लाइट ऑन की। उस वक्त वाकई लाइट ना थी। मैंने कमरे में इधर उधर रोशनी डाली। हर सिमत तारीकी और खामोशी का राज था। कौन है इधर? मैं बमुश्किल बोला। अब मैंने पहले गैस लैंप रोशन किया था और फिर सारी कुव्वत जमा की। तेज तेज चलता बेड तक गया और कंबल पूरी ताकत से खींचकर नीचे फेंक दिया। बेड खाली था। कमाल है, मुझे अच्छी तरह याद है मैंने अपनी टांगों पर बदन की हिद्दत और नरमी महसूस की थी, और जब पाँव पीछे किए थे तो वो टकराए थे किसी वजूद से। अजीब बात है। मैंने जग से पानी डालकर पिया और सोफे पर बैठ गया। गैस लैंप की पहली मदकूक रोशनी में मुसलसल आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखा। उस खाली और जहनी की कैफियत में मुझे अचानक ये ख्याल आया कि वो औरत जो कल मैंने रास्ते में देखी थी, कहीं वो। इससे आगे मैं कुछ सोच ना पाया। सूरह नास पढ़ता जाऊं और ख़ुद को समझाऊं कि मैं किन शकों को शुबहात में पढ़ रहा हूं। कभी एक ख्याल हावी हो तो कभी दूसरा यकीन। बड़ी देर बाद बिला आखिर खुद को समझाने में कामयाब हो गया कि दफ़ा करो कल की औरत को, आज की बाकी रात की फ़िक्र करो। अब सुबह को उठना मुहाल होगा। मैंने उठकर गैस लैंप ऑफ किया और सोने के लिए लेट गया। सोने की कोशिश में कभी टांगे दाएं फैलाऊं, कभी बाएं, ना जाने कब नींद आई थी। सुबह अलार्म की आवाज़ पर जागा तो रोशन खिड़कियों से आने वाली नोखेज सुबह की ठंडक में कंबल में दुबका रहा। दोबारा घड़ी देखी तो 10 मिनट लेट था। मैं जब उठने लगा तो मुझे पाँव में कुछ चुभा। रात वाली बात का ख्याल जहन पर छाने लगा। मैंने कंबल पीछे किया तो बेड पर कांच की चूड़ियों के टुकड़े पड़े थे। मेरी तो आंखें हलकों से उबल पड़ी। जल्दी से जाकर बैग के ऊपर देखा, चूड़ियाँ उसी तरह पड़ी थीं।
میں نے جلدی جلدی بیڈ سے چوڑیاں اٹھائیں اور جا کر فلش میں بہا دیں۔ محمد حسین بیڈ درست کرتا تو بھلا کیا سوچتا؟ شیو کرتے ہوئے مسلسل سوچتا رہا کہ آخر بیڈ پر چوڑیاں آئیں کہاں سے۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ محمد حسین ناشتہ لایا تھا۔ محمد حسین، پرسوں گاڑی سے سب سامان تم نے ہی اتارا تھا نا؟ جی صاحب۔ کیا کوئی چیز نہیں مل رہی کیا؟ نہیں، وہ دراصل پوچھنا تھا کہ یہاں کسی کا سامان پہلے سے بھی پڑا ہے۔ سامان؟ جیسے کچھ زنانہ چیزیں؟ کیا کوئی چیزیں کمرے میں پڑی تھی میرے آنے سے پہلے؟ نہیں صاحب، کمرہ تو ریسٹ ہاؤس والے بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ میں نے آپ کا سوٹ کیس اور بیگ ادھر رکھ دیے تھے اور یہ پچھلی سیٹ پر چوڑیاں تھیں، یہ اکٹھی کر کے رکھ دی تھیں۔ میں نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے جیسے سنا انسنا کر دیا۔ پہلا خیال یہی آیا کہ محمد حسین سوچتا ہوگا بیوی تو گھر ہے صاحب کی، پتہ نہیں پھر کسے بٹھا کر لایا تھا، اوپر سے زنانہ سامان کی پوچھ گچھ۔ اس وقت تو میں مصلحتاً خاموش ہو گیا۔ پھر بار بار ذہن الجھ جائے کہ چوڑیاں پچھلی سیٹ پر آئیں کیسے۔ یہ گاڑی صرف دفتری استعمال میں تھی، گھر والوں کا کچھ لینا دینا نہ تھا، اور پھر رات کو کیوں ایسے محسوس ہوا کہ کوئی ساتھ سو رہا ہے؟ اور پھر وہ ٹوٹی چوڑیاں؟ بار بار سوچا پر کوئی سرا ہاتھ نہ آیا تھا۔ اگلی رات میں سونے سے پہلے ذرا محتاط ہوا، کل شریف آیت الکرسی پڑھتا رہا، بڑی ٹارچ پاس رکھی اور رات دیر تک ٹی وی دیکھتا رہا۔ وہ ساری رات پرسکون گزری، بلکہ اگلی کئی راتیں بھی۔ ادھر آفس میں کام کی مصروفیت ایسی شروع ہوئی کہ لمحہ بھر کی فرصت نہ ملی اور میں یہ بات بھول گیا۔ شاید یہی میری غلطی تھی۔ اس دن دوپہر سے ہی موسم ابر آلود تھا، شام پڑتے ہی گھٹائیں گہری ہوئیں اور بارش شروع ہو گئی۔ آفس کے بعد 2 کولیگز کے ساتھ مجھے ایک سائٹ پر جانا تھا۔ میرے ساتھ ایک اشرف تھا، دوسرا نثار۔ ہم تینوں 3:30 بجے کے لگ بھگ نکلے ہوں گے۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا، پر خلاف توقع ہمیں ذرا دیر ہو گئی۔ نکلنے سے پہلے وہیں بازار سے کھانا کھایا، چائے پی اور قدرے تازہ دم ہو کر واپسی کے لیے چل پڑے۔ اشرف اور نثار آفس سے ملحقہ رہائشی کمروں میں رہتے تھے۔ میں نے انہیں ڈراپ کیا تو نثار نے وہیں رکنے پر اصرار کیا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں شکریہ ادا کر کے نکل آیا۔ گھر پہنچ کر کپڑے بدلے تو گھڑی پر نظر پڑی، 1:15 بج رہا تھا۔ میں کب گہری نیند میں گیا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آنکھ اس وقت کھلی جب باہر کسی آندھی کی صورت تیز ہوائیں چلنے لگیں۔ پھر اچانک طوفان کی شدت میں اتنا اضافہ ہوا کہ درختوں کے ٹہنے ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ پہاڑی علاقوں میں اکثر ٹین کی چھتیں ہوتی ہیں، یہاں رہائشی کمروں کی چھتیں تو پکی تھیں، لیکن باقی عمارت انہی ٹین کی چھتوں کی تھی۔ ان پر بڑے بڑے اولے اور ٹہنیاں گرنے سے اونچی اونچی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس قدر بجلیاں چمک رہی تھیں کہ کمرہ مسلسل روشن تھا۔ میں بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ اچانک اس قدر اونچی نسوانی چیخوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں کہ میں بے ساختہ باہر کھلنے والی کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ مہین سا پردہ پرے کیا، سوائے ٹوٹتے پتوں اور بارش کی تیز بوچھاروں کے کچھ دکھائی نہ دیتا تھا، اور اس طوفان میں نہ ہی چیخوں کی سمت کا پتہ چل رہا تھا۔ میں نے ٹارچ اٹھائی اور باہر کا دروازہ کھولا۔ دروازہ ذرا سا کھلا اور پھر ہوا کے زور سے دروازہ بند ہو گیا۔ اب عورت کی چیخوں میں کسی بچے کے رونے کی آواز کا اضافہ ہو گیا۔ میں نے ٹارچ زمین پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کی طاقت سے دروازہ کھولنا چاہا، مگر دروازہ کھلا ہی نہیں۔ ایسے لگتا تھا کہ جیسے میں دروازہ نہیں کھول رہا ہوں، اینٹوں سے بنی دیوار کو ہٹانا چاہ رہا ہوں۔ آخر ہانپتے ہوئے دروازہ چھوڑا اور فون اٹھایا۔ فون ڈیڈ تھا۔ دوبارہ کھڑکی سے باہر دیکھا، سوائے کڑکتی بجلیوں اور برستی بارش کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ ضرور کوئی چھت گر گئی ہوگی اور یہ عورت اور بچہ اس میں دبے ہوں گے۔ آخر باقی لوگ کیوں ان کی مدد کو نہیں پہنچ رہے؟ میں صوفے پر بیٹھا اسی قسم کی باتیں سوچے جا رہا تھا۔ پھر بیٹھے بیٹھے لگا جیسے ہواؤں کی تیزی میں دفتن کمی آ گئی اور چیخنے اور رونے کی آوازیں بھی ہلکی ہوتے ہوتے ختم ہو گئیں۔ میں اٹھا اور باہر کا دروازہ کھولا۔ برآمدہ پتوں، ٹوٹی شاخوں اور اولوں سے اٹا پڑا تھا۔ میں سنبھل کر 4 سیڑھیاں اترا۔ موسلادھار بارش جاری تھی۔ کچن سامنے والے برآمدے کے آخر میں تھا۔ کچن کا دروازہ بند تھا۔ محمد حسین؟ میں نے کچن کے ساتھ بنے سرونٹ کوارٹر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ محمد حسین آنکھیں ملتا باہر نکلا، اس کے ساتھ باورچی بھی تھا۔ صاحب خیر تو ہے؟ میں یہی تو پوچھنے آیا تھا کہ خیر تو ہے؟ وہ میرا منہ تکنے لگا، پھر بولا جی خیر ہے، یہاں تو ایسے طوفان آتے رہتے ہیں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟
نہیں نہیں، وہ عورت کی اور وہ بچے کے رونے کی آواز تھی. میں تو گھبرا کے آ کے کہیں کوئی چھت تو نہیں گر گئی. تم نے چیخوں کی آواز نہیں سنی کیا؟ وہ دونوں ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے. نہیں صاحب، ہم نے تو کوئی آواز نہیں سنی. ادھر عورت بچے کا کیا کام صاحب؟ ادھر تو پچھلے کمروں میں بھی سب چھڑے رہتے ہیں، بال بچے والا تو کوئی خاندان ہے ہی نہیں. اچھا، میں حیرت سے بولا. میں شرمندہ ہو کر پلٹنے لگا. خواہ خواہ ان لوگوں کی نیند برباد کی. اچھا ٹھیک ہے، تم لوگ سو جاؤ. انہیں تو کہہ دیا، پر خود سوچا کہ اتنی دیر ایک عورت چیخیں مارتی رہی اور انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہاں کسی کا بال بچہ نہیں، پر ہر طرف جنگل ہے. کیا معلوم کس کے ساتھ کیا ہوا. کیا پتہ کہتے ہوں کہ ہم رات کو کیوں خوار ہوں. میں نے کمرے میں آ کر کپڑے بدلے، بھیگے کپڑے غسل خانے میں ٹانگے اور پاجامہ شرٹ پہن کر بیڈ پر آنے لگا. مجھے یوں لگا کہ جیسے بیڈ پر کوئی کروٹ کے بل سو رہا ہے، کیونکہ میرا کمبل کچھ اسی پوزیشن میں نظر آ رہا تھا. میں نے دوبارہ پوری آنکھیں کھول کر دیکھا، واقعی بیڈ پر کوئی سو رہا تھا. پائنٹی کی طرف سر کیے اور ٹانگیں نسبتاً سمیٹے کہ میرے سرہانے سے ذرا نیچے کمبل دوہرا ہوا تھا. خوف کے مارے مجھے لگا کہ میں برف کا بن چکا ہوں. میں فوراً پلٹا، باہر کا دروازہ کھولا اور محمد حسین کو جگایا. جی صاحب. وہ حیرت سے اندھیرے میں مجھے کھڑا دیکھ رہا تھا. وہ محمد حسین، ذرا کمرے میں آؤ، بارش بہت تیز ہے، کہیں کھڑکی وغیرہ سے پانی اندر نہ آ جائے. یہ نہ ہو کہ سامان بھیگ جائے، ذرا قالین وغیرہ ہٹا دو، اور ہاں، اس باورچی کو بھی ساتھ لے آؤ. میں نے انہیں بہانے سے اپنے کمرے میں بلایا تھا. ٹھیک ہے صاحب، خیر ہے، آپ اطمینان رکھیں، ہم دیکھ لیتے ہیں. وہ دونوں بڑی بڑی گرم چادریں لپیٹ کر آگے ہو لیے. میں خوفزدہ نگاہوں سے بیڈ کی طرف دیکھتا ہوا کمرے میں داخل ہوا. ان دونوں نے لمحوں میں سامان اٹھا کر ایک طرف کیا اور قالین گول کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا. اور حکم کریں صاحب، یہ بیڈ بھی ذرا کھسکا دو. میں نے اب اپنے مطلب کی بات کی. محمد حسین اور خانسامہ چھت پر ٹارچ کی روشنی ڈالنے لگے. لگتا تو نہیں کہ چھت ٹپک سکتی ہو. آپ کہتے ہو تو بیڈ دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں. ہاں چلو ایسا کر دو. مجھے اب اپنی بات تو نبھانی تھی. وہ بیڈ دیوار کے ساتھ لگا کر بستر سیدھا کر کے چلے گئے. بیڈ پر تو کچھ بھی نہیں تھا. اب میں بیڈ پر بیٹھا یہ سوچ رہا تھا کہ یہاں گزارا کیسے ہوگا. میں نے دیکھا تھا، اچھی طرح سے دیکھا تھا کہ کوئی کروٹ لیے سو رہا تھا، جس کے شانوں پر سے کمبل ذرا اونچا تھا. اور چیخوں کی آوازیں، وہ آوازیں کون بھول سکتا ہے. یہ تو طے ہے کہ یہاں کچھ اب نارمیلٹی ہے، پر اب کیا ہو سکتا ہے. خیر، اب رات تو جیسے تیسے کاٹنی ہی پڑے گی. صبح نثار سے بات کروں گا. اس کے بعد میں نے سونے کی کوشش کی، لیکن نیند کس کو آ رہی تھی. میں نے اٹھ کر پرانے اخبار رسالے اٹھائے اور دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگا. بارش پھر تیز ہو چلی تھی. پردوں پر ہلکی ہلکی روشنی بتاتی تھی کہ صبح ہونے والی ہے. اسی وقت نیند سے میرا سر بھوچل ہونے لگا. صبح آفس ذرا دیر سے چلا جاؤں گا، اگر نیند آ رہی ہے تو سو جاؤں. الارم سیٹ کیا اور سو گیا. میں نے الارم بجنے کی آواز ایک ناگواری سے سنی تھی. میری آنکھیں جل رہی تھیں اور سائڈ لیمپ بھی. میں نے لیمپ آف کرنے کو کروٹ لی اور میرے پاؤں ایک وجود سے ٹکرائے. نرم گرم جسم کی تمازت پاؤں سے کرنٹ بن کر دماغ تک آئی. پہلے تو خوف کے مارے بستر سے میں چپک گیا، پھر رت جگے اور اس آنکھ مچولی کی جلن میں پاؤں ان دیکھے وجود میں گاڑتے ہوئے ایک ہاتھ تیزی سے کمبل کے اندر ڈالا. ایک سرسراہٹ سی ہوئی اور دوپٹے کی سی ملائمت ہاتھ میں آئی. میں نے اپنی انگلیاں جکڑ لیں. پاؤں کی گرفت سے سرسراتا ہوا نکلا. میں نے سرت سے کمبل نیچے پھینکا. پہلے کی طرح وہاں کچھ نہ تھا، البتہ میری انگلیوں کی سخت گرفت میں ایک ٹکڑا دبا تھا. قمیض یا دوپٹے کا ٹکڑا، نیلے رنگ کا، کچھ جگر مگر کرتا. خدا جانے میں بے ہوش کیوں نہیں ہوا. اس لمبی عورت نے اسی رنگ کا تو قمیض دوپٹہ پہنا تھا. اف، یہ کیا اسرار ہے. اس کپڑے نے میرے 14 طبق روشن کر دیے. بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا، جیسے تیسے تیار ہوا. ایک لفافے میں وہ کپڑا اور چوڑیاں ڈالیں اور دفتر کی راہ لی. آفس کے انتہائی ضروری ایشوز کو نمٹاتے ہی میں نے نثار کو بلایا اور کہا کہ لنچ باہر کرتے ہیں، مجھے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے. خیریت تو ہے نا؟ ہاں ابھی تک تو ہے. ہم ایک قریبی پرسکون ریسٹورانٹ میں بیٹھے تھے. میں نے اسے ساری بات تفصیلاً بتائی تو وہ بے حد حیران ہوا. میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ہر بار میں خود کو تسلی دیتا رہا کہ میرا وہم ہے، پر رات دیکھو کیا ہوا. اور پھر جب میں نے لفافے میں رکھی چوڑیاں اور وہ کپڑے کا ٹکڑا دکھایا تو وہ تو گونگ ہی رہ گیا. میرا کبھی اس قسم کے حالات سے سابقہ نہیں پڑا. ذرا دیر کی خاموشی کے بعد میں بولا،
ویسے یہ بڑی ہی عجیب بات ہے، میرا خیال ہے کہ ہم آفس کے بعد اس علاقے کی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ بہت پڑھے لکھے انسان ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں ہماری کوئی رہنمائی کریں گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہر کوئی خاص و عام مسجد کا امام نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ انتہائی چھان بین کے بعد ہر لحاظ سے با اعتماد اور عالم با عمل کو ہی یہ سعادت ملتی تھی۔ ہم آفس کے بعد مسجد کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے ہمیں مسجد سے ملحق مہمان خانے میں بٹھایا۔ میں نے اپنا مسئلہ الف سے یہ تک انہیں بتایا۔ وہ انتہائی توجہ سے سنتے رہے، اور پھر جب میں نے لفافے سے چیزیں نکال کر سامنے رکھیں تو وہ حیران رہ گئے۔ بڑی جی داری دکھائی آپ نے، کوئی اور ہوتا تو شاید حواس کھو بیٹھتا۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کل صبح آپ آئیں تو حفاظت کی کچھ چیزیں آپ کو میں دوں گا۔ پھر وہ کسی سوچ میں ڈوب گئے اور کہنے لگے، یہ آیت الکرسی کا ورد لکھے دے رہا ہوں، اسے متواتر پڑھتے رہنا ہے، میں حساب بھی کر دوں گا۔ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میں اور نثار شکریہ ادا کر کے اٹھائے۔ ہم باہر آئے تو نثار کہنے لگا، آپ ہماری بھابھی کو جلدی سے یہاں بلا لیں، اس بھوتنی کو نا لگتا ہے ان کی سیٹ خالی دکھ رہی ہے۔ ویسے بہتر یہ ہوگا کہ کچھ دن آپ میری طرف شفٹ ہو جائیں، یا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ میں نے نثار سے کہا کہ وہ میری طرف آ جائے، ذرا مل کر دیکھ بھی لیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ نثار کا کمرہ نہ صرف چھوٹا تھا بلکہ ساتھ اس کا روم میٹ بھی تھا۔ میرے جانے سے یقیناً اسے بھی تکلیف ہوتی۔ نثار کہنے لگا کہ چلیں ٹھیک ہے، میں ایک دو کپڑوں کے جوڑے اٹھا لوں۔ وہ ضروری چیزیں بیگ میں ڈال کر میرے ساتھ ہی ریسٹ ہاؤس آ گیا۔ کئی دن اور راتیں سکون کی گزر گئیں، کچھ بھی خلاف معمول نہ ہوا۔ حافظ صاحب نے کچھ نقش بھی بھیجے تھے جو میں نے کمرے میں آویزاں کر لیے تھے۔ اس دوران میں نے کئی گھر دیکھے اور بالآخر ایک مناسب گھر کرائے پر لینے میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ بس کہیں اندر لاشعور میں یہ خیال ابھرتا تھا کہ ریسٹ ہاؤس چھوڑ ہی دوں۔ دوسرے اس بیڈ پر جاتے اب مجھے عجیب سی بے چینی ہوتی تھی، ایسی عجیب سی بے چینی کہ جس کو میں کوئی نام نہیں دے سکتا تھا۔ اگلے روز میں نے کچھ ضروری گھریلو سامان اور بہت تھوڑا فرنیچر خریدا، اور پھر ریسٹ ہاؤس چھوڑ کر میں اس کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گیا۔ یہ گھر ایسے بنا تھا کہ تھوڑا اونچا نیچا سا راستہ تھا، پھر 3 چوڑی سیڑھیاں چڑھ کر کورڈ برآمدہ تھا۔ اندر سیدھے ہاتھ پر بیٹھک اور سامنے 2 کمرے ساتھ تھے۔ کمروں کے بعد چھوٹا سا صحن تھا جس کے سیدھے ہاتھ پر کچن بنا ہوا تھا، اور الٹے ہاتھ پر چھوٹا سا سرونٹ روم تھا۔ نثار سے میں نے کہا تھا کہ جب تک گھر والوں کے آنے کا نہیں ہوتا وہ میرے ساتھ ہی رہے۔ اتفاق سے اس کا روم میٹ بھی چھٹی گیا ہوا تھا، سو اس نے حامی بھر لی۔ بیٹھک کے ساتھ والے کمروں میں سے ایک میں اس نے اپنا بستر لگا لیا، دوسرے میں محمد حسین نے میری چیزیں رکھ دیں۔ تھوڑا سا سامان تھا، کچھ گھنٹوں میں ہی رکھا گیا۔ دوسرے دن ہم آفس کے بعد گھر پہنچے تو محمد حسین برآمدے میں ہی چائے لے آیا۔ میں اور نثار ادھر ہی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نثار نے بتایا کہ آفس میں حافظ صاحب کا فون بھی آیا تھا، خیریت پوچھ رہے تھے۔ میں نے انہیں بتایا ہے کہ ابھی تک تو خیریت ہے، اللہ کرے آگے بھی خیر رہے۔ نثار نے بات تو بہت عام سی کی تھی، مگر مجھے نہ جانے کیوں بہت خاص لگی تھی۔ سورج نارنجی روشنی بکھیرتا پہاڑوں کے پیچھے غروب ہوا، اور چناروں کا اندھیرا گہرے ہونے لگا۔ پورے گھر میں ایک عجیب سا سناٹا اور اداسی چھائی ہوئی تھی جسے میں کوئی نام نہیں دے سکا۔ میں نے سوچا ریسٹ ہاؤس میں تو لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، یہاں پڑوس کے نام پر کچھ نہ تھا۔ نیچے جاتے ٹیڑھے میڑھے تنگ راستے کے آخر میں ایک گھر میں روشنیاں جگمگاتی تھیں۔ سیدھے ہاتھ پر بھی 2 گھر ذرا قریب تو تھے، پر شام ہونے پر بھی وہ تاریکی میں ہی ڈوبے رہے۔ یہ گھر بازار کے آخر میں تھا۔ ویسے میں ان عجیب و غریب واقعات سے نہ گزرا ہوتا تو اس وقت ارد گرد کو اتنے غور سے نہ دیکھ رہا ہوتا۔ حالانکہ اس رات کے بعد کوئی واقعہ پیش نہ آیا تھا، پر نامعلوم کیوں میرے دل پر ایک ناقابل فہم قسم کا بوجھ تھا۔ رات کے کھانے کے بعد میں اور نثار ٹی وی دیکھتے رہے، پھر وہ سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا، میں بھی فوراً ہی لیٹ گیا۔ کافی رات ہو گئی تھی جب ایک بچے کے ٹھنک ٹھنک کے رونے کی آواز سے میری آنکھ کھلی۔ بچہ مسلسل یوں رو رہا تھا جیسے بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ آنکھ کھلی تو پہلا خیال یہی تھا کہ میں نئے گھر میں ہوں، شاید کسی ساتھ والے گھر سے آواز آ رہی ہوگی۔ ساتھ والا گھر؟ پر یہاں تو کوئی قریب گھر ہی نہیں ہے۔ ذہن تھوڑا اور جاگا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، لائٹ جلائی۔ اب بچے کے رونے کی آواز کے ساتھ بہت سارے برتنوں کے کھنکنے کی آواز بھی آ رہی تھی، جیسے کوئی برتن دھو کر رکھ رہا ہو۔ میں اٹھ کر نثار کے کمرے میں گیا، وہ سو رہا تھا۔ اسے اٹھایا تو بولا، خیریت؟ ہاں دیکھو یہ اس وقت کیسی آوازیں آ رہی ہیں، تم سن رہے ہو نا؟
हाँ हाँ, कोई बच्चा रो रहा है और कोई औरत काम कर रही है, जैसे कुछ बर्तन खनकने की आवाज़ नहीं आ रही। वो सरासीमा सा बोला। ठहरे, मैं साथ चलता हूँ। मुझे आगे जाता देखकर वो फौरन उठ खड़ा हुआ। हम दोनों आगे पीछे चलते किचन में दाखिल हुए। लाइट जली हुई थी। सिंक में ऐसे पानी पर छींटे पड़े थे जैसे अभी अभी किसी ने बर्तन धोए हों। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अजीब वहशतनाक सी खामोशी छाई थी। मैं दिल ही दिल में दुआओं का विर्द कर रहा था, पर साफ बात है कि ढंग से कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा था। हम दोनों कुछ देर खड़े एक दूसरे का मुंह देखते रहे। फिर मुझे पलटता देखकर निसार भी पलटा। पता नहीं क्या हुआ, उसे ठोकर लगी कि क्या मैं उसे फ़ौरन सहारा ना देता तो वो गिर जाता। हम कमरे में आए ही थे कि किचन का दरवाज़ा ज़ोरदार आवाज़ से बंद हुआ। उस आवाज़ पर मोहम्मद हुसैन भी कमरे से बाहर आ गया। हमें इस तरह खड़ा देखकर बोला, सब ठीक तो है ना साहब? हाँ। हम दोनों ने आहिस्ता से सर हिलाया। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ ठहरा हुआ हो। एक सहर था जो पूरे माहौल पर तारी था। बाकी रात खामोशी रही और कुछ गैर मामूली ना हुआ। अगले रोज़ सुबह ऑफिस जाते हुए हमने हाफिज साहब को सारी सूरत हाल बताई। हम शाम को घर आए तो मोहम्मद हुसैन कुछ बेचैन सा था। हमने पूछा तो कहने लगा, साहब किचन से बाहर हो तो ऐसी आवाज़ें आती हैं जैसे कोई अंदर काम कर रहा हो। कोई औरत के काम करते उसकी चूड़ियाँ और जेवर खनकते हैं। जब अंदर जाता हूँ तो खामोशी हो जाती है। सारा दिन इसी तरह गुजरा है साहब। मुझे तो यकीन है यहाँ कोई चीज़ है साहब। मैं भला अनदेखी चीज़ से क्या मुकाबला करता। सारा दिन बाहर बरामदे में बैठे गुजारा। ये कहकर वो खामोश हो गया था। फिर कुछ देर बाद बड़े धीमे धीमे लहजे में बोला, नीचे कुछ दूर गांव में एक सियाना रहता है। गांव के लोग उसे बहुत मानते हैं। आप कहें तो मैं उसका पता करूं, बल्कि अभी बस पकड़ के जाता हूं और उसे साथ ले आता हूं। निसार मेरी तरफ देखने लगा। ठीक है जाओ। मैंने किराए के पैसे दिए, वो उसी वक्त निकल गया। सच बात तो ये है कि अब मैं इस वक्त को रो रहा था जब मैं यहाँ आया था। अच्छी भरी ज़िंदगी गुजर रही थी। यहाँ आकर अब एक तो पीछे घर वालों की फ़िक्र लगी थी, दूसरे अम्मी की तबीयत ख़राब थी। मेरी बीवी रिहाना एक दो मरतबा आने के बारे में पूछ चुकी थी। मैं अम्मी को इस हालत में शिफ्ट करवाना नहीं चाहता था। यहाँ हर रोज़ एक नया तमाशा लगा था। मेरा खुद रहना दो भर था तो कहाँ रिहाना और बच्चों को बुलाता। इसी दर्द सिरी में पहले गेस्ट हाउस छोड़ा था, अब क्या घर भी छोड़ दूँ। अच्छा खासा तो खर्चा आया था। मैं इन्हीं सोचों में घिरा बैठा था कि हाफिज साहब आ गए। वो कुछ देर बैठे, फिर कहने लगे कि ज़रा मैं किचन और पूरे घर का चक्कर लगा लूँ। जी जी ज़रूर। मैं और निसार उनके साथ हो लिए। उन्होंने पूरे घर का चक्कर लगाया। किचन में वो ज़्यादा देर रुके। मुख्तलिफ सिमतों में चमकीले लगाईं और पूरे घर में अगरबत्तियाँ सुलगाईं। फिर मेरे कमरे में इबादत की इजाज़त चाहिए। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था। वो घंटे डेढ़ घंटे बाद बाहर निकले। निसार चाय बना लाया। मैंने उनसे पूछा, हाफिज साहब आखिर मसला क्या है, ये सब क्यों हो रहा है? आप घबराएं नहीं। हमारी इस ज़ाहिरी दुनिया के साथ साथ और मेरे रब की बहुत सी मखलूक़ात भी तो हैं। असल बात है कि जो दिखता है हम उससे खाइफ नहीं होते, ख्वाह वो कितना ही खौफनाक क्यों ना हो। पर ना दिखने वाली चीज़ का खौफ हज़ारों गुना ज़्यादा होता है। मगर हाफिज साहब आखिर ये सब मेरे साथ ही क्यों है? और अभी तो इतने लोग हैं। उस रोज़ भी सड़क पर से न जाने कितनी गाड़ियाँ गुजरी होंगी। मैंने आपसे अर्ज़ की ना कि इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। बस आप इसे भी ज़िंदगी की आजमाइशों में से एक समझें। आपने तो वैसे भी मिसाली जुर्रत का मुजाहरा किया है, आगे भी इस्तकामत रखिएगा। बस आप दुआ कीजिए कि जल्द अज जल्द इस मुसीबत से छुटकारा हो। जी जी, ना सिर्फ दुआ बल्कि कोशिश भी कर रहे हैं। आज भी तहज्जुद के बाद चिल्ला शुरू करूँगा। ये दरअसल चांद की तारीखों के मुताबिक करना होता है, वरना उसी रोज़ शुरू हो जाता है जिस रोज़ आप तशरीफ़ लाए थे। बहुत मेहरबानी आपकी, आपने आने की ज़हमत की। चले मैं आपको छोड़ाता हूँ। बस आप बाज़ार के आखिर तक छोड़ आइए, मुझे वहाँ किसी से मिलना है। मैं और निसार हाफिज साहब को बाज़ार में छोड़कर थोड़ा इधर उधर फिरते रहे और फिर जैसे ही घर पहुँचे तो मोहम्मद हुसैन वापस आ गया। अंदर आकर कहने लगा, साहिब वो शाची आ गए हैं, साथ बाहर बरामदे में बैठे हैं। मैं उठकर उसके साथ बाहर आया तो लकड़ी के बेंच पर एक आदमी बैठा था। 55-60 के पीठे में लंबा कद, भारी भरकम जिस्म, सांवला चेहरा और पटे हुए बाल जो साफ सुथरी तराश में गर्दन से नीचे शानों तक लहरा रहे थे। मोहम्मद हुसैन चाय बनाओ और कुछ खाने का बंदोबस्त भी करो, मैंने शाहजी के सामने बैठते हुए कहा। इस दौरान में शाहजी ने मुझे बड़ी गहरी नज़रों से देखा। आपके बंदे ने कुछ बातें तो बताई हैं, अब आप ज़रा तफसील से सारे हालात बताएं। उनकी भारी आवाज़ गूंजी। मैं जितनी देर तफसीलात बताता रहा वो सर झुकाए सिगरेट के लंबे लंबे कश खींचते रहे। फिर काफ़ी देर तक खामोशी छाई रही और फिर सर उठाकर बोले,
अल्लाह ने चाहा तो इस परेशानी से निजात हो जाएगी। ये बताएं, कोई टेप रिकॉर्डर है घर में? जी जी, आप अंदर आ जाएं। मैं उन्हें लेकर अपने कमरे में आ गया। उन्होंने जेब से कैसेट निकाली और मुझे लगाने को कहा। अजीज़ मियाँ कवाल की भारी गूंजदार आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। उन्होंने इशारे से आवाज़ ऊंची करने को कहा। ऊंची आवाज़ से कमरे के दरो दीवार लरसने लगे। शाह साहब आंखें बंद किए झूम रहे थे और मैं और निसार आंखों आंखों में पूछ रहे थे कि ये सब क्या है भाई। साथ ही दिल में सोच घर करने लगी। ख्यालों में यही था कि जल्दी से अम्मी, रेहाना और बच्चों को बुला लूँगा। भूले से भी ना सोचा था कि यहाँ एक तांत्रिक बैठा कवाली सुन रहा होगा और मैं उसका मुंह देख रहा हूँगा। 10-12 मिनट तेज़ आवाज़ में कवाली सुनने के बाद उन्होंने आंखें खोली और हाथ के इशारे से डेक बंद करने का कहा। फिर गला खनकार कर कहने लगे, ये औरत इसी जगह की है, एक बच्चा है उसके साथ 4-5 बरस का। मैंने सब हालात मालूम कर लिए हैं। फिर एक लहजे की खामोशी के बाद बोले, मकसद तो आपकी जान छुड़ाना है, ये किसी जगह पर नहीं, आपके साथ साथ है। उस वक्त से उस बारिश की रात जब आप इधर दाखिल हुए हैं तो बारिश थी ना बहुत? जी जी, बहुत बारिश थी। अभी भी ये इधर घर के बाहर दरख्तों पर बसेरा किए है। अगर इस वक्त मैं ना होता और वो दूसरे बड़े मियाँ तो ये आपके साथ ही होती। मोहम्मद हुसैन चाय और बिस्किट रखता बोला, शाह जी वो चाहती क्या है? क्या साहब जी पर आशिक हो गई है? शाह साहब ने उसे कदरे घूर कर देखा और फिर मुकामी ज़ुबान में कहा, जिन्हों को आशिक होने के अलावा भी कुछ मसले होते हैं। मोहम्मद हुसैन चुप हुआ बैठा, पर जिन के नाम पर मेरे दिल पर जो गुजरी वो मैं ही जानता हूँ। मैंने गैर इरादी तौर पर पहलू बदला। वो मेरी तरफ मतवज्जा हुए और कहने लगे, आपसे कह दिया है ना कि आपका काम हो जाएगा, थोड़ा सा बस वक्त दरकार है। दूसरी बात यह है कि इस काम में जो भी खर्च आएगा वो मैं आपको लिख के देता हूँ। ये चीज़ें मेरे अमलियात का हिस्सा हैं, मेरा मुआवजा नहीं। आपका काम हो जाए और दिल चाहे तो कुछ दे दें, वरना मेरा मकसद तो सिर्फ मखलूक खुदा की खिदमत है। साहिब, ना मैंने औरत की ना घर बसाया, मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी कम है। वो अचानक रुक कर किसी गहरी सोच में गर्क हो गए। फिर सर उठाया तो आंखें मज़ीद सुर्ख बल्कि अंगारा हो रही थी। कहने लगा, 3 रोज़ मुझे यहीं क़याम करना होगा, ऐसे कि आप या कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। थोड़ा दाल दलिया रख दें, मेरे ख्याल में दूसरे कमरे में क़याम बेहतर रहेगा, जैसे आप आसानी महसूस करें। मैं आहिस्ता से बोला, मैं अभी बाहर जाता हूँ, मुलाजिम को साथ भेज दें तो बेहतर है। मैं कुछ ख़रीदारी कर लूँ कि अमल मुझे आज रात से ही करना है। जी बेहतर। मैंने उठकर मोहम्मद हुसैन को पैसे दिए और कहा कि बाज़ार से कुछ ऐसी चीज़ें भी ख़रीद ले जो उनके कमरे में रखी जा सकें, जैसे रस, बिस्किट वगैरह। उनके जाने के बाद मैं और निसार भी ज़रा हवाखोरी को बाहर निकल गए। अजीब परेशानी का आलम था। हाफिज़ साहब और शाह साहब की तसल्लियाँ देने के बावजूद मुझे अजीब सी बेचैनी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर घर चला जाऊँ। फिर सोचूं, जब ये सब कुछ शुरू ही कर लिया है तो किसी मंजिल तक तो पहुँचूँ। और वैसे भी इन्होंने कहा है कि उस चीज़ का बसेरा घरों में नहीं है, बल्कि वो चीज़ मेरे साथ साथ है। बेचारा निसार अलहदा परेशान था और हत्तुल इम्कान दिलजोई में लगा था। निसार कहने लगा, वो शाह साहब मेरे कमरे में रुकेंगे तो मैं अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें तो कमरे से उठा लूँ ना, क्या मालूम उनका क्या हिसाब किताब हो। चलो ठीक है। हम घर की तरफ पलट आए। रात गए। मोहम्मद हुसैन और शाह साहब की वापसी हुई और वो कमरे में चले गए। मैं अपने कमरे में बेचैन तो था, लेकिन बहरहाल वो रात खैरियत से गुजर गई। दूसरी रात का जिक्र है। निसार देर तक टीवी देखता रहा, फिर मैं उससे पहले सो चुका था। और फिर जब मैं गहरी नींद में था कि अचानक मुझे ऐसे लगा कि जैसे कमरे की खिड़की से बर्फीली या हवा का झोंका अंदर आया हो। मेरी नींद उचाट हुई। इतनी सर्दी का मौसम तो नहीं कि मैं कंबल में ठिठुरने लगूं। मैं उठने लगा ही था कि अचानक मुझे ऐसे लगा जैसे कोई बड़ा सा वजूद मेरे ऊपर आकर लेट गया हो। मुझे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। बहुत बड़ा, चौड़ा, लजलजा वजूद मेरे ऊपर फैला, अपने वज़न से इधर से उधर हो रहा था। मुझे अजीब सी घिन आई। निसार, निसार, मैं बोला तो मेरी आवाज़ मेरे खुश्क हलक में फंस के रह गई। न जाने कितनी देर तक ये कैफियत रही, मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरा वजूद उसके बेतहाशा वज़न और बोझ से सुन्न होके रह गया था। दम घुटने लगा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत दिखाई दे रही थी और दम बदम बढ़ती सर्दी थी कि जो मेरी बर्दाश्त से बाहर होती चली जा रही थी। मेरे ऊपर फैला वो लचलचा वजूद अपने फैलाव में सिमटता फैलता मुझे लम्हा बलम्हा बेजान कर रहा था।
फिर अचानक उस सर्द सन्नाटे की बेजान खामोशी में एक दिल खराश चीख सुनाई दी जो कानों के पर्दे फाड़ती, इतराफ के तिलिस्म को तोड़ती चार सू फैल गई। वो लजलजा वजूद बिजली की सी तेजी से मेरे सीने से हटा। उसी वक्त निसार की घिघियाई हुई आवाज़ आई। क्या हुआ? कमरे की बत्ती जली। वो मेरे ऊपर झुका पूछ रहा था, आप ठीक तो है ना? उठे, हिम्मत करें, उठकर बैठें। आपका चेहरा तो बिल्कुल सफ़ेद हो रहा है। मोहम्मद हुसैन, जल्दी इधर आओ। उफ, कितनी भयानक चीख थी। ये आखिरी मध्यम आवाज़ थी जो मेरे कानों ने सुनी। फिर उसके बाद में होश से बेगाना हो गया। आँख खुली तो मैंने खुद को मुकामी अस्पताल में पाया। एक तरफ खून की बोतल लगी थी और दूसरी तरफ ग्लूकोज। मुझे आंखें खोलता देखकर सामने बैठा निसार लपक कर मेरी तरफ आया। आप ठीक तो है ना? हाँ, मैंने निसार को इशारे से जवाब दिया। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मेरी नब्ज़ और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करके कहने लगा कि अभी आपने उठना नहीं है और ज़्यादा बातें नहीं करनी, शाम तक आप बेहतर हो जाएंगे। डॉक्टर कमरे से बाहर गया तो निसार मेरा हाथ थामकर कहने लगा, शुक्र है आपकी जान बच गई। अस्पताल लाने में देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। मैंने यहाँ पे यही कहा है कि इन्होंने दिल घबराने की शिकायत की थी, इन्हें बहुत पसीने आ रहे थे और भी जो कुछ मुझे बस उस वक्त समझ आया मैंने इनसे कह दिया। मैंने निसार का हाथ थपथपाते हुए कुछ कहना चाहा तो उसने भी यही कहा कि अभी आप आराम करें, बाद में बातें होती रहेंगी। मुझे घर वाले बेहद याद आ रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि डिस्चार्ज होते ही छुट्टी अप्लाई करूँगा, ख्वाह इसकी कोई भी कीमत मुझे चुकानी हो। अस्पताल में दूसरा दिन था। हाफिज साहब, मोहम्मद हुसैन और दफ्तर के कोलीग सभी मेरी मिजाज पुरसी को आए। मैं जब भी आंखें बंद करता तो तसव्वुर में सीने पर लजलजाता भारी वजूद मुझे घबरा कर आंखें खोलने पर मजबूर कर देता। अगले रोज़ सुबह 11 साढ़े 11 का वक्त होगा जब बाहर बरामदे में मोहम्मद हुसैन निसार के साथ बातें करता दिखाई दिया। मैं यही समझा कि शायद मेरी खैर खबर को आया हो, पर थोड़ी देर बाद निसार अंदर आया तो मुझे बहुत परेशान दिखाई दिया। खैरियत तो है ना? तो बस वो हूँ हाँ करके रह गया। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठा और फिर नर्स को मेरे पास बिठाकर कहीं बाहर चला गया और खिलाफ़े तवक्का 3:30-4 बजे तक लौटा। हालांकि सुबह वो भी बहुत खुश था कि रिपोर्टें सब क्लियर हैं तो 4 साढ़े 4 तक डिस्चार्ज कर देंगे। कागजी कार्रवाई तो तकरीबन मुकम्मल थी। हम 6 बजे तक अस्पताल से फारिग हो गए। निसार मुझे अपने ही घर ले गया। उसके रूममेट ने सबके लिए चाय बनाई। मैंने निसार से 1-2 बार कहा कि मैं घर जाना चाहता हूँ, अल्लाह जाने पीछे क्या हुआ होगा। निसार टालता रहा। जब मैंने ज़्यादा इसरार किया तो कहने लगा, आप नहीं जानते, आज सुबह शाह साहब का इंतकाल हो गया है। क्या? कब? आज सुबह? मैं तो उछल पड़ा। हाँ, मोहम्मद हुसैन बता रहा था कि कोई दरवाजे पर हल्के हल्के दस्तक दे रहा था। उसने दरवाज़ा खोला तो शाह साहब ज़मीन पर लेटे हुए थे, बिल्कुल पीले जर्द। उन्होंने हाथ के इशारे से पानी मांगा। मैंने सर की तरफ से ऊंचा करके गिलास उनके मुंह से लगाया था। उन्होंने 2 घूंट भरे थे और फिर पानी उनकी बाँछों से गिरने लगा था। मैंने उन्हें हिलाया जुलाया, सीना थपथपाया, पर नब्ज़ नहीं थी। क्या कह रहे हो निसार? हाँ, बस अजीब ही बात हुई है। उसने अक्लमंदी ये की कि अपने होश काबू में रखे और सिर्फ मुझे फ़ोन किया। शुक्र ये कि मेरे बड़े बहनोई SHO हैं। मैंने उन्हें फ़ोन पर सारी सूरत हाल बताई। आप तो खुद समझदार हैं। बात यह है कि चोरी डाके की रिपोर्ट कराना आसान है, पर कोई मर जाए और जादू सहर, ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि अक्सरियत के अपने भी अंदर से उसे आपका अपना वहम या शक समझ रहे होते हैं। खैर, मैंने अपनी बहनोई को तो सारी सूरत हाल हर्फ बहर्फ बता दी है। आपकी कंडीशन और अस्पताल का भी सब बता दिया है। वो परेशान तो हुए, पर उन्होंने मामला सारा संभाल लिया और मोहम्मद हुसैन को भी सख्ती से ताकीद की है कि वो किसी से किसी अमल वगैरह की बात ना करे और सिर्फ यही कहे कि वो बंदा उसके गांव से आया था किसी काम के सिलसिले में। सुबह सीने में दर्द की शिकायत की तो अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त कर रहे थे कि उसने दम तोड़ दिया, क्योंकि अब असल बात की सदाकत के लिए किस किस से बहस करेंगे। मैं गहरी सोच में डूबा बोला, पर आखिर हुआ क्या होगा उसके साथ? हाफिज साहब आए थे, उसकी तदफीन में शामिल हुए थे, तो मैंने भी उनसे यही पूछा था। बस सर हिला के रह गए। फिर कहने लगे, मियाँ जब मौत आ गई तो आ गई, बहाना ख्वाह कोई भी हो, पर एक बात कि शायद अगर वो धीरज से काम लेता तो ऐसी सूरत हाल ना होती। आग राख भी कर देती है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि उस बला ने पीछा छोड़ा कि नहीं। वैसे आप क्या महसूस कर रहे हैं? नहीं, उस रात के बाद मैंने कोई गैर मामूली बात तो महसूस नहीं की, पर शाह साहब की अचानक मौत का बहुत दुख हुआ और वो बहरहाल मुझे ही एक परेशानी से निजात देने आए थे। हाँ, ये तो है। निसार भी दुख भरे लहजे में बोला,
دفتر میں دی چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی۔ گھر آنے سے پہلے میں اس کرائے کے گھر میں گیا تو ایک ایک قدم من کا ہو رہا تھا۔ میں نے محمد حسین کا شکریہ بھی ادا کیا کہ جس نے ہر کڑے وقت میں میرا ساتھ دیا۔ وہ کہنے لگا، صاحب جس دن صبح شاہ صاحب کا انتقال ہوا ہے اس دن آپ کے کمرے کی کھڑکیاں کھولنے اور صفائی کرنے گیا تو آپ کی ساری چیزیں آپ کے بستر اور فرش پر بکھری تھیں۔ صاحب آپ اپنا سامان چیک۔ وہ روحانسا ہو کے کہنے لگا، کیسی باتیں کرتے ہو محمد حسین؟ میں نے بہت سے روپے اس کی مٹھی میں رکھتے اس کا شانہ تھپتھپایا۔ نثار واقعی جانثار دوستوں میں سے ایک تھا۔ وہ لاہور تک مجھے خود چھوڑنے آیا۔ 3 مہینوں میں نے کچھ غیر معمولی محسوس نہ کیا۔ بعد ازاں کچھ ایسی صورتحال بنی کہ مجھے وہ ملازمت چھوڑنا پڑی۔ 1 سال بعد ہی میں بیوی، بچوں اور امی کے ساتھ UAE شفٹ ہو گیا، پر جب بھی پاکستان جاؤں تو نثار سے ضرور ملتا ہوں، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم ملیں اور ان واقعات کو نہ دہرائیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ سبھی کچھ ٹھیک ہو گیا، پر میری بیوی ریحانہ کو کون سمجھائے جو تمام تر مثالی محبت کے باوجود بیڈ روم میں ڈبل بیڈ کی بجائے 2 سنگل بیڈ ہونے پر کرتی رہتی ہے۔ اسے کیسے بتاؤں کہ رات کو سوتے میں بار بار ٹانگیں پھیلا کر دیکھتا ہوں کہ کہیں کوئی سو تو نہیں رہا میرے پیروں کی طرف۔ اور شاہ جی کی ناگہانی موت کا غم مجھے ہر وقت کھائے جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی جان پر کھیل کر کس طرح اس روز میری جان بچائی تھی۔ یقیناً وہ شاہ جی کا ہی کسی عمل کا نتیجہ ہوگا کہ وہ لجلجاتے جسم کی چڑیل اس وقت چیخ مار کے میرے اوپر سے اٹھ گئی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ شاہ جی نے اپنے کسی عمل سے اس کا خاتمہ کر دیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی انہیں اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑے۔